मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। दरवाजे की लगातार डोर बेल बजी जा रही थी। कीर्ति ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और दरवाजा खोला तो देखा उसकी ननद नीलम दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी ननद नीलम को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? नीलम बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। कीर्ति बोली, आओ दीदी अंदर आओ। नीलम अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, ना जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। कीर्ति बोली, दीदी कम से कम बता कर तो आना चाहिए था ना। अब देखो, मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है, वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। नीलम बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूं अकेले नहीं बैठने देती थी। कीर्ति बोली, दीदी यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। कीर्ति बोली, अब जाने वालों को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। नीलम बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन भर में एक फोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारा, दिन भर वही याद आता है। बस माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। उतने में कीर्ति की सहेली का उसके मोबाइल पर फोन आ जाता है। वह कीर्ति से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। कीर्ति बोली, रुचि आज तो डांस और म्यूजिक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई है। हाँ मैं कल पक्का आऊंगी। नीलम बोली, भाभी आपने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है? कीर्ति बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा जब मम्मी जी जिंदा थी तो मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोरबेल बजती है। सामने कीर्ति की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ रश्मि, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। रश्मि बोली, जी दीदी जरा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। कीर्ति बोली, दीदी आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई सुनील भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और कीर्ति अपने बेडरूम में चली गई। नीलम अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी अपने हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। नीलम बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी उसकी माँ बिमला जी उसके बिना नीलम बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी उसकी माँ बिमला जी उसके बहुत लाड लड़ाती थी। नीलम को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती कि आज तो खाने में नीलम की ही पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते। बिमला कहती, नीलम तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तू इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है, और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं।
तब नीलम अपनी माँ को डांट लगाकर कहती है, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा? आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ मैं, और है ही कौन मेरा? भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड लड़ाएंगी। भाभी थोड़ी चाहेंगी कि मैं आप अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है। बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक की दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। विमला जी भी बेटी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगा होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसी की बजाय उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी भौहें तनी हो जाती हैं। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मजा कर ले। क्या पता या भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाएं या ना बुलाएं। कहते हुए विमला जी नीलम को अपनी नई नई साड़ियाँ और गहने तक दे देती। तू यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो यह सब कुछ तेरी भाभी हथिया लेगी। नीलम उन दिनों को याद कर रो पड़ी। वहाँ दूसरी तरफ कीर्ति को भी वह दिन याद आ गए जब कीर्ति की सास विमला जी जिंदा थी। विमला जी ने कीर्ति को कभी घर की बहू नहीं समझा, उन्होंने उसे सिर्फ एक कामवाली समझ रखा था। आजकल लोग अपनी काम वाली बाइयों की भी इज्जत करते हैं, मगर विमला जी ने तो बहू की कभी इज्जत ही नहीं की। हर पल टोकना, ताने देना और घर में क्लेश करना ही विमला जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी नीलम आ जाती तो समझो कीर्ति की सामत ही आनी है। नीलम और विमला जी मिलकर कीर्ति पर तानों और उलाहनों की बौछार करते। एक दिन नीलम अपनी कुर्ती को दिखाते हुए बोली, भाभी यह कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल नहीं गया है। कीर्ति डर कर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। नीलम गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यह कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी वॉशिंग मशीन चालू नहीं करने देते। कहते बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी कीर्ति सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन विमला जी बोली, बहू नीलम को दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तू जल्दी से दही भल्ले बना ले। कीर्ति बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही भल्ले बना पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं सुबह दही भल्ले बना दूंगी। विमला जी गुस्से से बोली, नीलम क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे दही भल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाकर बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी की अभी ले आओ। कीर्ति बेचारी जैसे तैसे जल्दीबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली मिली जहाँ से वह दही लाई और थक कर आकर उसने दही भल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगी, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? एक बार विमला जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है और वह उनकी क्लास लगाना चाहती है, मगर यह बात विमला जी ने अपनी बेटी नीलम को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर कीर्ति को खूब खरी खोटी सुनाई। विमला जी नीलम को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती। यह बात कीर्ति भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती। जब सुनील को पता चला कि माँ नीलम को चुपके से यह सारी चीजें देती है तो बल्कि सुनील ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि माँ नीलम इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीजें दो, कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। उस बात पर भी विमला जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ जानती हूँ तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने
ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कौन ही नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरे बेटे को तुम लोगों से भीख न मांगना पड़े। कीर्ति को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर ही क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि कीर्ति को कभी अपना नहीं मानेंगी, जबकि कीर्ति तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। कीर्ति के जहन में बीती बातों की स्मृतियां अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। कीर्ति को बेडरूम में गए लगभग 1.25 घंटे बीत चुका था। नीलम आकर बाहर हॉल में अकेली बैठी थी। उतने में डोरबेल बजी। नीलम ने दरवाजा खोला और भाई सुनील को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? सुनील नीलम को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी, अचानक आप? ना कोई फोन ना खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी, तो बिना खबर किए ही आ गई। सुनील ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई और बोला, कीर्ति कहाँ है? नीलम बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही है। भाई तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। सुनील फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? नीलम हड़बड़ाकर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? सुनील बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां मायके में आराम करने आती है, काम करने थोड़ी आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। नीलम नजरें झुकाकर बोली, भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। नीलम ने सुनील को चाय बनाकर दी और सुनील के पास बैठकर बोली, भैया बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने पार्लर वाली को घर बुला रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं हो। सुनील बोला, तो इसमें क्या हुआ? कीर्ति को यह सब शौक पहले से था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी करने ही नहीं दिया, इसलिए वह उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। नीलम बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी, हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो और अपने सारे शौक पूरे कर रही हैं। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। कीर्ति अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने नीलम दीदी की यह सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो, और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने बैठ गई। सुनील बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी, जिससे मैं और कीर्ति बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। बोली, दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियां अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती हैं। अपनी माँ को समझाने की बजाय अपनी माँ को मेरी ओर भड़काती और आग में घी डालती हैं, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, यह सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते ननद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब सुनकर नीलम को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई।
और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।